हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 1 जो कि है ईदगाह। ये आपका गद्य खंड का चैप्टर 1 है ईदगाह, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो वाराणसी जिले के लम्ही गाँव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने वाराणसी में करी। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक करने के बाद वो अध्यापन कार्य में लग गए और उन्होंने बीए तक की शिक्षा जो है वो ग्रहण करी। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी उसे त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से वो लेखन कार्य के लिए समर्पित हो गए। प्रेमचंद जी ने अपने जो लेखन कार्य था वो सबसे पहले उर्दू में शुरू करा था और उसमें उन्होंने नवाब राय लिखी थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया। इनके साहित्य में आपको किसान, दलित, नारी, इन सब की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण दिखेगा। और इनके जो मतलब उपन्यास हैं या कहानियाँ हैं उनमें आपको समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना भी देखने के लिए मिलेगी। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रावानी इसकी विशेषता है जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। यानी कि ये जब हिंदी लिखते हैं तो उसमें कहीं कहीं आपको उर्दू भाषा के शब्द भी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि एक मतलब कि एक नई भाषा आपको देखने के लिए मिलेगी जिसे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर, गुप्तधन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, विविध प्रसंग, कुछ विचार, ये सब इनकी उपन्यास और कहानियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण ऐसी पत्रिकाओं में भी इन्होंने अपना संपादन कार्य किया है। ठीक है, इस पाठ्य पुस्तक में इनकी जो ईदगाह कहानी है वो दी गई है और उसमें बताया गया है कि हिंदी में जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से है जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर हैं। ईदगाह जो है वो प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इसमें बताया गया है कि जब ईद आती है तो जो मुस्लिम समाज है उसका इसमें एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद इसमें एक चरित्र है और कैसे मतलब हामिद एक छोटा सा बच्चा है, तो कैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब मतलब छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाती है तो वो क्या क्या होता है, कैसे आती है, ये सब इसमें दिखाया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, ईदगाह। तो इस पे बताया गया है कि पूरे मतलब रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ठीक है, कितना मनोहर और कितना सुहावना दृश्य है। और जो मतलब लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि जो खेत हैं उनमें भी अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, सूर्य को देखो कितना प्यारा और कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, इनमें तेल डालने के लिए तेली को घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का जो रास्ता मतलब 3 कोस का रास्ता इसमें बताया गया है, उसमें फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ठीक है, और किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने दोपहर तक रखा है और किसी ने एक भी नहीं रखा है। ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े जो हैं बड़े बूढ़ों के लिए होंगी, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। और उसके बाद जो लेखक हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि अ, मतलब जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो ईदगाह है, ठीक है, सब ईदगाह जा रहे हैं क्योंकि ईद का प्रसंग है, ईद का त्यौहार है। और उसके बाद जो वो बताते हैं कि एक गरीब दुबला पतला सा बिन माँ बाप का लड़का है तथा अपनी दादी अमीना के पास रहता है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे हैं।
ठीक है। अब वो बताता है कि मतलब इस पर हामिद दादी को यह तसल्ली देकर अन्य लोगों के साथ चला जाता है कि वह सबसे पहले लौट आएगा। गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हामिद शहर पहुंचता है। पहले अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि की बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, फिर हलवाइयों की दुकान आती है और फिर घने इमली के वृक्षों की छाया के नीचे ईदगाह दिखाई देता है, जहाँ रोज़ारों की एक के बाद एक पंक्तियां लगी हुई हैं। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलकर एक साथ में झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित था। नमाज के बाद सब आपस में गले मिलते हैं। जब मैं मतलब कि जो हामिद के दोस्त हैं महमूद, वो गिनता है तो 1 2 10 12 उनके पास पैसे हैं। ठीक है। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं और अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और जाने क्या क्या। उसके बाद जो हामिद हैं मतलब कि जो लेखक हैं वो बताते हैं कि बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों की ओर जाते हैं। वहीं हिंडोला भी था, जिस पर एक पैसा देकर 25 चक्करों का आनंद लूटने का अवसर मिलता था। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी चक्करों का मज़ा लेते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा देखता रहता है। वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा व्यर्थ के चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं करना चाहता। बच्चे खिलौने की दुकान से सिपाही, भिश्ती, वकील और आदि खरीदते हैं, पर हामिद को इन मिट्टी के खिलौनों को लेने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये गिरते ही चकनाचूर हो जाएंगे। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि खिलौनों के बाद बच्चे मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा और आदि लेकर मज़े से खाते हैं, पर हामिद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल ललचाई आंखों से देखता रह जाता है। वहीं कुछ लोहे गिलट, नकली गहने आदि बेचने की भी दुकानें भी थी। हामिद लोहे की एक दुकान पर कई चिमटे देखकर रुक जाता है और सोचता है कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। उसके बाद जो हामिद है, ठीक है, तो वो जब ये सोचता है क्यों ना वह दादी के लिए चिमटा ले ले। हामिद के साथ मिठाइयाँ खाकर छबील पर सब शरबत पी रहे थे। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वे लोग उससे काम तो करा लेते हैं, पर मिठाई के लिए उसे किसी ने नहीं पूछा। उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा तो उसने 5 पैसे बताए। हामिद ने उससे कहा कि 3 पैसे लोगे, तो दुकानदार ने उसे वह चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को लेकर कंधे पर इस प्रकार रखा मानो बंदूक हो और अकड़ता हुआ साथियों के पास जा पहुंचा। मोहसिन और महमूद ने उसके चिमटे का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह कोई खिलौना नहीं है। तब हामिद उन्हें बताता है कि खिलौना ही तो है। और मतलब जो हामिद है वो बताता है कि ये खिलौना ही तो है। तब हामिद उन्हें बताता है कि ये खिलौना ही तो है, जैसे कंधे पर रखे तो बंदूक, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा मज़ारे का काम भी देता है और तुम्हारे सभी खिलौनों की जान भी निकाल सकता है। इसका भी बाल बांका नहीं होगा। सम्मी चिमटे को लेने के लिए हामिद को अपनी 2 आने की खंजरी देना चाहता है और वह नहीं बदलता। चिमटे ने सब लड़कों का मन मोह लिया था, पर अब कोई चाहकर भी चिमटा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उन सब के पैसे खर्च हो चुके थे तथा मेले से भी दूर आ गए थे। सब मिन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं तथा अपना अपना खिलौना उसे दिखाते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने उसे खाने के लिए केले दिए, जिनमें से उसने हामिद को भी खिलाए। अन्य मुंह ताकते रह गए, क्योंकि महमूद हामिद के चिमटे से बहुत प्रभावित हुआ था। 11 बजे ये लोग गांव पहुंचे। मोहसिन की बहन ने उसके हाथ से मिष्टी छीन लिया और खुशी से जैसे ही वह उछली तो मिष्टी उसके हाथ से बूटकर नीचे गिरा और टूट गया। नूरे का वकील भी मिट्टी में मिल गया। हामिद के हाथ में चिमटा देकर दादी ने उससे पूछा कि चिमटा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि वह 3 पैसे देकर लाया है। ठीक है। उसके बाद जो दादी हैं वो पूछती हैं कि मतलब जब वो उससे पूछती हैं कि चिमटा कहाँ से लाया, तो वो बताता है कि वो 3 पैसे का इसे लाया है। और जो दादी हैं दादी को गुस्सा आ गया कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर वह चिमटा क्यों ले आया। ठीक है। और मतलब कि इस पर हामिद के यह कहने पर कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए लाया हूँ, दादी गद्द होकर आंसू बहाती हुई हामिद को दुआएं देने लगी और उसे उसकी कितनी चिंता है ये वो
सोचने लग जाती हैं। जो बूढ़ी अमीना है वो हामिद की इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है, और उसे दुआएं देने लगती है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।